हाय गाइस, वेलकम टू चाणक्य प्रोग्रामिंग। हमने लास्ट सेशन में डेटा टाइप्स देखे थे कि कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप मतलब क्या होता है, और डायग्राम वाइज भी हमने देखा था कि डेटा टाइप के कौन से मिस कैटेगरीज है। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट सेशन में देखी थी। तो आज जो है, आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर किसे कहते हैं? ओके। तो ऑपरेटर ना, अगर मान लो कि कोई पूछता है कि व्हाट इज़ ऑपरेटर, तो आप बता सकते हो। आप बता सकते हो कि ऑपरेटर इज अ सिंबल। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल होता है विच परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क। ओके। तो ऑपरेटर ये क्या होते हैं? एक सिंबल रहेगा वो। ओके। तो वो क्या करेगा? ऑपरेटर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, तो हर एक ऑपरेटर अलग अलग टास्क परफॉर्म करता है। ओके। तो ऑपरेटर ये क्या होता है? एक सिंबल होता है। अभी एग्जांपल अगर देखना होगा तो हमने लास्ट टाइम असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था, मीन्स इक्वल। तो ये क्या है? एक सिंबल है। लेकिन इसका हमने क्या है, टास्क भी देखा था। ये क्या टास्क करता है असाइनमेंट ऑपरेटर? हमने ऐसे इतना कुछ लिखा था, x इज इक्वल टू 10। ओके। तो x इज इक्वल टू 10 मतलब क्या है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसे, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये एक सिंबल है। तो जैसे मैंने बताया कि ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंबल होते हैं जो कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है इसे। तो इसका क्या टास्क है? तो राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या करेगा? लेफ्ट साइड में स्टोर करेगा। ओके। मतलब ये 10, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? x के अंदर स्टोर हो जाएगी, x नाम के वेरिएबल में। ओके। तो इसको आप अलग अलग तरीके से राइट कर सकते हो। मान लो कि हम एग्जांपल के तौर पे ऐसे लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इंट। इंट मतलब ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है x। ओके। तो इस इंट में हमने 10 वैल्यू स्टोर करके रखी है असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके। मतलब अभी x के अंदर हमारा 10 स्टोर है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम हो गया। अब मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट y। ओके। और इसको मैं कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करता हूँ। जब हम किस इंट वाले वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या वैल्यू होती है? तो ज़ीरो। मीन्स अगर y अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेंगे वहाँ पे? ज़ीरो। ओके। तो अब मुझे क्या करना है? इस y के अंदर x का वैल्यू स्टोर करना है। तो कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे x लिखना पड़ेगा। x यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे सॉरी, y के अंदर स्टोर करना है ना, तो y इज इक्वल टू x लिखना पड़ेगा। देखो, जिसके अंदर स्टोर करना है वैल्यू, वो लेफ्ट साइड में रहेगा, और कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है तो वो राइट साइड में रहेगा। क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड में स्टोर करता है। मतलब x में जो भी वैल्यू रहेगा वो अभी किस में स्टोर हो चुका है? y में है। x में तो है ही वो अवेलेबल। मतलब अगर x प्रिंट करेंगे तो 10 प्रिंट होगा, लेकिन जो x के अंदर वैल्यू है वो अभी y के अंदर भी हमने स्टोर करके रखी है। ओके। यहाँ तक समझ में आ गया? मतलब हम ये असाइनमेंट ऑपरेटर कब यूज़ करेंगे? अगर कोई वैल्यू हमें दूसरे वेरिएबल को या ऑब्जेक्ट को असाइन करनी होगी, तो मतलब राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड में अगर असाइन करना होगा, तो हम इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही और भी ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं, तो हमें वो देखने हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया? ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल रहेगा, और वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। अब इसमें ना और एक कंसेप्ट होती है जिसका नाम है ऑपरेंड। ऑपरेटर है तो ऑपरेंड भी होंगे। तो यहाँ पे ऑपरेंड क्या होता है वो समझ के लो। ऑपरेंड इज अ वेरिएबल। ऑपरेंड इज अ वेरिएबल। ऑपरेंड मतलब वेरिएबल होते हैं ऑन विच ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशन।
तो यहाँ पे ऑपरेंड क्या होते हैं, ऑपरेंड ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जिस पे ऑपरेटर क्या करेंगे, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें हमने x और y ऐसे दो वेरिएबल लिखे थे। तो लेफ्ट साइड में हमने y इज इक्वल टू राइट साइड में x लिखा था, मतलब y इक्वल टू x लिखा था। तो ये जो इक्वल ऑपरेटर है, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये क्या कर रहा था, y और x ये दोनों वेरिएबल पे अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पे y और x ये दोनों क्या हो गए, ऑपरेंड हो गए। मतलब ऑपरेंड मतलब यहाँ पे वेरिएबल होता है। हमने ऐसे लिखा था y इज इक्वल टू x। तो इसमें जो है यहाँ पे y और x ये दोनों क्या थे, हमारे ऑपरेंड थे। क्योंकि ऑपरेटर मतलब क्या होते हैं, ऐसे सिंबल होते हैं जो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे, मीन्स ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और ये ऑपरेशन जिस वेरिएबल पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो उस वेरिएबल को हम ऑपरेंड कहेंगे। तो यहाँ पे y और x ये दोनों पे असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क कर रहा है, तो इसलिए हमारा y और x ये दोनों क्या हो गए, ऑपरेंड हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब जो है अब हम ना क्या करेंगे, इसमें अलग अलग टाइप्स देखेंगे ऑपरेटर के। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। तो अब देखो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के कौन से टाइप होते हैं, तो ऑपरेटर के तीन मेन कैटेगरीज है, मतलब तीन मेन टाइप है। तो एक होता है यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। ओके, दूसरा इतना क्या होता है, बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटर। और तीसरा होता है टर्नरी ऑपरेटर। तो ये ऐसे तीन टाइप होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर। तो हमें ये देखना है कि यूनरी क्या होता है, बाइनरी क्या होता है और टर्नरी क्या होता है। तो सबसे पहले हम यूनरी ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे। तो यूनरी ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करेंगे। सिंगल ऑपरेंड मतलब एक ही वेरिएबल पे काम करेंगे, ऐसे ऑपरेटर को हम क्या बोलेंगे, यूनरी ऑपरेटर। ओके, तो देखो द ऑपरेटर विच performs operation on single ऑपरेंड। ओके, ऑपरेंड मतलब वेरिएबल, जो सिंगल ऑपरेंड पे अपना टास्क परफॉर्म करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनरी ऑपरेटर। तो क्या है, द ऑपरेटर विच परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन अ सिंगल ऑपरेंड इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। ओके, तो उसे यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ तक ओके है। अभी तो यूनरी ऑपरेटर कौन से हैं, तो यहाँ पे दो तरीके के यूनरी ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल उसके, अगर एग्जाम्पल देना है मतलब कौन से है, तो पहला ऑपरेटर है जिसे हम बोलते हैं इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। ओके, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑपरेटर है। तो कौन सा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो देखो प्लस प्लस, मतलब दो बार प्लस जो होता है इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये ऑपरेटर क्या करता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल का, मतलब मान लो कि जो भी न्यूमेरिक वेरिएबल होगा जिसमें नंबर है इंटीग्रल वाले, तो उसकी वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करता है। ओके, एक से बढ़ा देता है ये यूनरी ऑपरेटर। अभी फॉर एग्जांपल ऐसे कंसीडर करो कि यहाँ पे इंट वैल्यू है x इज इक्वल टू 10। ओके, इंटीजर वैल्यू है 10। तो हमें क्या, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस प्लस लिख देते हैं, मतलब वेरिएबल का नाम लिखा हमने x जिसमें क्या वैल्यू है 10, और उसको अगर प्लस प्लस का ये वाला ऑपरेटर असाइन कर देते हैं, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर न उसको दे देते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा, तो 10 प्लस प्लस मतलब 11। क्योंकि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है,
एक्स का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। ओके, तो ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे इंक्रीमेंट का ना काम क्या होगा, तो 1 से वैल्यू इंक्रीज कर देगा। सेम ऐसे ही दूसरा यहाँ पे ऑपरेटर आता है डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होते हैं, अगर इंक्रीमेंट होगा तो डिक्रीमेंट भी होगा। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर पे इतना क्या सिंबल है उसका, तो माइनस माइनस। तो ये क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे x माइनस माइनस लिखते हैं, अभी इसका वैल्यू x का 10 है ऐसे कंसिडर करो। अगर 10 को माइनस माइनस कर देते हैं तो ये क्या करेगा, उसका वैल्यू 1 से डिक्रीज कर देगा और आपको रिजल्ट देगा 9। ओके, तो प्लस प्लस करोगे तो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा, माइनस माइनस करोगे तो 1 से डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये देखो कितने वेरिएबल पे काम कर रहा है एट ए टाइम, तो ये एक ही वेरिएबल पे काम करता है। ठीक है, एट ए टाइम कितने वेरिएबल पे काम करेगा, एक ही वेरिएबल पे करेगा। और जो ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है उसे हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो ही ऑपरेटर है जो सिंगल इस पे काम करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग और एक ऑपरेटर को भी कंसीडर करते हैं जिसे बोलते हैं यूनरी माइनस। ओके, यूनरी माइनस, तो ये भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये कौन सा ऑपरेटर होता है, माइनस वाला। तो इसका काम क्या है वो बताता हूँ। देखो इसको कैसे यूज़ करेंगे हम, तो ये वेरिएबल के स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस एक्स लिख दूँ तो क्या आउटपुट आएगा हमारा, तो देखो इसका वैल्यू एक्स का कितना है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कैसा होगा, हमने दिया हुआ ऑपरेटर कौन सा है, ये यूनरी ऑपरेटर। मान लो कि मैं ब्रैकेट में एक्स का वैल्यू लिख देता हूँ, कितना है 10। तो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस 10 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जो रूल होगा वो एप्लीकेबल रहेगा। तो यहाँ पे देखो -10 आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसको ही समझने के लिए और एक ऐसे कंसिडर करो, यहाँ पे लिखता हूँ इंट y इज इक्वल टू -10। अगर y का वैल्यू -10 है और अगर मैं उस पर क्या कर देता हूँ, ये ऑपरेटर असाइन करता हूँ, ठीक है, -y लिखता हूँ, तो इसका आउटपुट मुझे कैसे मिलेगा, तो हमारे पास माइनस है। ओके, और इसका वैल्यू कितना है, -10 है y का वैल्यू। तो अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका ना आउटपुट हमें क्या मिलेगा, +10। ओके, तो शॉर्टकट में ये कैसे याद रखोगे कि ये क्या करता है, यूनरी माइनस, पॉजिटिव अगर वैल्यू होगी तो उसे निगेटिव कर देगा और निगेटिव वैल्यू होगी तो उसे पॉजिटिव कर देगा। मतलब जैसे x का वैल्यू +10 था, तो जैसे हमने यूनरी माइनस अप्लाई किया उसको -10 कर दिया और -10 वैल्यू को +10 कर दिया। तो ये क्या करता है, अपोजिट करता है, प्लस का माइनस करता है और माइनस का प्लस करता है। तो ये ऐसे भी एक ऑपरेटर है जो काम करता है, लेकिन कुछ लोग इसे कंसिडर करते हैं कि ये ऑपरेटर है, कुछ लोग नहीं करते। ओके, तो ये एक यूनरी माइनस एक ऑपरेटर आप यूनरी ऑपरेटर में कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर क्या है ये देखा और उसके तीनों टाइप देख लिए। अब सेकंड जो आता है वो है बाइनरी, बाइनरी ऑपरेटर। तो देखो यूनरी ऑपरेटर कौन से हो गए, जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करेंगे। तो बाइनरी कैसा होगा, जो दो ऑपरेंड पे काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, द ऑपरेटर which performs operation on two operands। ओके, मतलब एट ए टाइम कितने ऑपरेंड पे काम करना चाहिए, तो दो ऑपरेंड पे जो काम करेगा इज कॉल्ड बाइनरी, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, तो दो ऑपरेंड पे जब न कोई ऑपरेटर काम करता है तो उसे बाइनरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो अभी बाइनरी में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं एक एक करके टाइप्स इसके। तो सबसे पहला इसमें जो न टाइप आता है बाइनरी में वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, सबसे पहला जो ऑपरेटर आएगा वो कौन सा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं, द ऑपरेटर्स द ऑपरेटर्स the operators which are used to do mathematical calculations
इज कॉल्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, मतलब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होंगे, जैसे कि हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ें करनी होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें इतना कौन से ऑपरेटर आ जाएंगे, जैसे मैंने अभी बताया कि हमें इतना मान लो कि एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये वाले ऑपरेटर उसमें आ जाएंगे। तो हम उतना देखते हैं कि कौन से हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑपरेटर आएगा, इसको ऊपर लेता हूँ थोड़ा। देखो यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर आएगा प्लस। ओके, मतलब एडिशन करने के लिए। तो अगर हम मान लो कि यहाँ पे अभी क्या करते हैं, वैल्यू कंसीडर करते हैं इंट x इज इक्वल टू 10, ओके, और इंट y इज इक्वल टू 5। तो ये दो वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। तो अब इससे हमारा रिजल्ट कैसे आएगा, तो यहाँ पे x और y का मुझे एडिशन करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई। तो देखो यहाँ पे ये प्लस क्या कर रहा है, ये x और y दोनों पे काम कर रहा है एट ए टाइम, दोनों को ऐड करने का काम करता है। तो इसे हम क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे। ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेटर है, एट ए टाइम दो ऑपरेंड पे काम करता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 10 और y का कितना है 5, तो फिर ये दोनों का एडिशन करके हमें कितना रिजल्ट देगा, 15। ओके, तो ऐसे आपको इसका आउटपुट मिलेगा। तो ये बाइनरी ऑपरेटर है, याद रखना, अरिथमेटिक भी है और बाइनरी है। ओके, उसके बाद में सेकंड कौन सा रहेगा, माइनस। तो यहाँ पे माइनस वाला ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा, हमें मान लो कि x माइनस वाई अगर हमने राइट किया, तो ये क्या करेगा, x का वैल्यू 10 माइनस 5, तो इनका सब्ट्रैक्शन करके देगा आपको, यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलेगा 5। ओके, वैसे ही थर्ड ऑपरेंड अगर देखते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार यूज़ करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू वाई, तो 10 इंटू 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 10, x मतलब 10 है, इंटू वाई मतलब 5, तो इनका अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो 50 आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ आता है डिवीजन का। ओके, फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन वाला, तो ये क्या करेगा, x डिवाइड बाय y। ओके, x और y का हम डिवीजन फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये x मतलब 10 है, डिवाइड बाय y मतलब 5 है। तो इसको अगर डिवाइड करता है तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आता है, 5 टू ज़ 10। ओके, तो यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा 2। ओके, उसके बाद में और एक है जिसका नाम है मॉड्यूलेशन, मॉड बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये परसेंटेज वाला सिंबल रहेगा जो आपको मॉड फाइंड करके देगा। मॉड मतलब क्या होता है, जब हम डिवीजन करते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर बचता है तो ये वो फाइंड करके देता है। ओके, तो अभी इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम देखेंगे। ओके, देखो यहाँ पे इसे इतना कंसिडर करो। अब मुझे क्या करना है, मैं आपको दो बताता हूँ अलग अलग एग्जांपल। मान लो कि मुझे 10 को डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, तो इसको मुझे इतना किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो हम कैसे डिवीजन करते हैं, 5 टू ज़ा 10। ओके, तो हमने मान लो कि यहाँ पे इसको इतना डिवीजन दे दिया है, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचता है 0। ठीक है, तो मॉड ये क्या करता है, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है ये हमें फाइंड करके देगा डायरेक्ट। ओके, तो अगर इस आंसर को अगर आप देखो, ठीक है, मतलब अभी जो हम एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि ये वाला, अगर हम इसको देखते हैं 10 मतलब x परसेंटेज y। ओके, x परसेंटेज y मतलब 10 मॉड्यूलेशन, मॉड बोलते हैं उसको, 10 मॉड 5, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है वो आपको एज ए आंसर वो देगा। ठीक है, अब और एक एग्जांपल देखो। मान लो कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल में मैं 11 को यहाँ पे डिवाइड करता हूँ अभी, किससे, सेम वैल्यू 5। यहाँ पे इतना कैसा आएगा, 5 टू ज़ा 10। तो अभी यहाँ पे 11 में से अगर आप 10 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आपको कितना बचेगा रिजल्ट में, 1। तो अगर आप ऐसे करोगे कि 11 मॉड 5, ओके, तो 11 मॉड 5 अगर करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा,
1 मिलेगा, मतलब जो रिमाइंडर में ना रहेगा आपके पास तो वो आंसर आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो 11 mod 5 अगर करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। क्लियर? तो ये डायरेक्टली आपको रिमाइंडर अगर फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम ये मॉड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गए? तो इतने ऑपरेटर है जो अरिथमेटिक है और बाइनरी भी है, क्योंकि बाइनरी का सब टाइप ही अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया अरिथमेटिक। अब सेकंड जो है, मतलब इसमें ही बाइनरी के अंदर सेकंड वाला। ओके, तो बाइनरी में है कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स हैं। तो फिर देखो बाइनरी में सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, तो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो अब ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते हैं, तो जैसे देखो हम ये चेक करते हैं ना कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, नंबर सेम है या नहीं है। तो ये ऐसे जो कंडीशन चेक करने वाले होते हैं तो वो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा चेक करने के बाद, ये एक तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है। ओके, मतलब करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, ऐसे में ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर मिलेगा रिलेशनल ऑपरेटर से। तो ये कहाँ पे यूज़ करेंगे हम, अगर कंडीशन चेक करना होगा तो उस न जगह पे ही हम ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं द ऑपरेटर्स which are used to compare two values is called रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर मतलब इतना कौन से ऑपरेटर जो दो वैल्यू कंपेयर करने के लिए यूज़ होंगे। ओके, तो फिर इसमें कौन से आते हैं, तो देखो एक आता है लेस देन। ठीक है, लेस देन होगा तो फिर ग्रेटर देन भी होगा। उसके बाद में इतना तीसरा आता है लेस देन इक्वल टू। ओके, एक आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद एक आएगा इक्वल इक्वल, मतलब सेम है या नहीं, और एक आएगा यहाँ पे नॉट इक्वल। ओके, तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे क्या है ऑपरेटर है। तो हम इसको देखेंगे कि इतना कैसे हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इतना राइट करता हूँ x। ठीक है, ध्यान से देखो, x लेस देन y, मतलब हमारी जो वे यहाँ पे ऊपर वैल्यू दी थी वही हम कंसीडर करेंगे। चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, ये फिर से राइट करता हूँ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास क्या है x और y का वैल्यू है तो वही कंसीडर करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो हमारे आउटपुट में इतना क्या आएगा अभी, तो x मतलब कितना है 10। यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर है लेस देन का। उसके बाद में y का वैल्यू कितना है 5। तो हमने जो वैल्यू दी है ये जस्ट चेक करेगा कि सही है या गलत है। तो हमने क्या बोला है कि 10 ये लेस देन होता है 5 से, मतलब 10 ये 5 से छोटा होता है। लेकिन अगर देखो तो 10 ये 5 से छोटा नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, कंडीशन गलत हो गया। तो यहाँ पे फिर ये क्या करेगा, आपको आंसर देगा फॉल्स। ठीक है, बोलेगा कि ये जो लिखा है इसका कंडीशन जो है गलत है। ओके, वैसे ही अभी दूसरा हम लिखते हैं x ग्रेटर देन y। ठीक है, x ग्रेटर देन y लिखा है, x मतलब यहाँ पे 10 ग्रेटर देन 5। तो अब ये चेक करेगा कि 10 ये 5 से बड़ा है क्या। तो यहाँ पे इसको तो मिलेगा कि हाँ 10 5 से बड़ा होता है, तो ये करेक्ट है। तो फिर ये बोलेगा कि ट्रू, मतलब यहाँ से आपको रिटर्न में वैल्यू मिलेगा ट्रू। ओके, तो ऐसे ही अगर हम बोलते हैं कि x लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, अब ये x लेस देन इक्वल टू y इसका मतलब क्या होता है वो देखो। तो हम उसको बोल रहे हैं ये 10 जो है एक तो 5 से छोटा है या फिर सेम है, मतलब लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा, दोनों में से कोई भी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब अगर एक तो 10 से 5 से अगर छोटा है तो ट्रू करेगा, या फिर सेम है तो ट्रू करेगा। लेकिन अगर दोनों गलत है, छोटा भी नहीं है और सेम भी नहीं है, यहाँ पे जैसे देखो ये वाला 10 से 5 से छोटा भी नहीं है
और 10 और 5 सेम भी नहीं है तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर कोई एक भी कंडीशन अगर सही होती है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। ओके, अब उसके लिए एग्जांपल देखना है तो ये वाला देखो, क्योंकि दोनों सिमिलर ये है थोड़े। तो देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन है। अगर मैं इस कंडीशन में ऐसे लिख दूँ 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहला चेक करेगा 10 ये 5 से बड़ा है क्या। तो जैसे ही उसको पता चलेगा 10 ये 5 से बड़ा है तो फिर ये ट्रू रिटर्न कर देगा, सेकंड चेक नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उसको ट्रू अगर मिल गया तो सेकंड नहीं चेक करता है। ओके, लेकिन अगर ये गलत हो जाता, मतलब मान लो कि ऐसे अगर रहता, तो ऐसे अगर है तो ये चेक करेगा कि 5 ये 5 से ग्रेटर देन नहीं है, गलत हो गया। सेकंड चेक करेगा 5 और 5 सेम है क्या, है, तो फिर ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, मतलब फर्स्ट कंडीशन अगर गलत होती है तो ही सेकंड चेक होता है, और अगर सेकंड भी गलत होती है तो फिर वो फॉल्स रिजल्ट दे देगा। ओके, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाता है तो ट्रू रिटर्न कर देता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आई होप कि ये अंडरस्टैंड हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है x इज इक्वल टू वाई। ओके, 2 बार इक्वल का सिंबल है, एक बार अगर इक्वल दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे इंटरव्यू में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड सिंगल इक्वल। तो हमने सिंगल इक्वल का देखा था। सिंगल इक्वल क्या करता है, राइट साइड में जो भी वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड को असाइन करता है, मतलब y का वैल्यू x में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, मतलब अभी अभी यही एग्जांपल लो, x में अभी कितना है 10 है, मतलब अगर मैं यहाँ पे x को प्रिंट कर दूँ इस पोजीशन पे, ओके, मान लो कि इस पोजीशन पे अगर हम x को प्रिंट कर देते हैं तो फिर ये कितना प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा, क्योंकि x में अभी 10 वैल्यू है। लेकिन जैसे ही मैं y का वैल्यू उसे असाइन कर देता हूँ और फिर प्रिंट करता हूँ तो ये क्या करेगा, मतलब x को ही प्रिंट कर रहा हूँ लेकिन y का वैल्यू असाइन हो चुका है। मतलब अभी क्या होगा, y में कितना वैल्यू है 5 है हमारे पास, तो वो जाके इसमें x में स्टोर हो जाएगा। मतलब x में 10 था तो 10 डिलीट हो जाएगा, 10 की जगह पे नया वैल्यू अपडेट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 5 आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा कितना मतलब प्रिंट होगा 5, और यहाँ पे जब अपडेट करने से पहले का क्या था 10 था। तो असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू असाइन करता है। ओके, और ये फिर डबल इक्वल क्या करता है तो वो अब हम देखते हैं। तो डबल इक्वल ये क्या करेगा, चेक करेगा कि वो वैल्यू सेम है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पे तो हमने लिखा है 10 इक्वल 5, तो फिर ये दोनों सेम है क्या वैल्यू, तो यहाँ पे दोनों सेम नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है सिंगल इक्वल डबल इक्वल क्या है। सिंगल इक्वल से असाइनमेंट होता है, डबल इक्वल से चेक होता है कि वो वैल्यू सेम है या नहीं है। सेम होगा तो ट्रू देगा, नहीं तो फिर फॉल्स देगा। ओके, और ये है लास्ट नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल में क्या होता है, x नॉट इक्वल y। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि 10 और 5 ये दोनों सेम नहीं है, तो सही है, 10 और 5 सेम नहीं है तो फिर ये बोलेगा कि ट्रू, सही बात है। ओके, तो ये होते हैं हमारे रिलेशनल ऑपरेटर, जो क्या करते हैं, रिलेशन बताते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, सेम है या नहीं है। तो ये वाले ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। अरिथमेटिक में अरिथमेटिक कैलकुलेशन होते हैं, जैसे कि प्लस माइनस, ये बाकी तो आपको पता है। इसमें मॉड वाला एक याद रखना है, ये आपको डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो देता है। और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से इंक्रीमेंट करेगा, डिक्रीमेंट 1 से डिक्रीमेंट करेगा, और यूनरी माइनस क्या करता है, वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो निगेटिव करेगा, निगेटिव होगा तो पॉजिटिव करेगा। ओके, इसके बाद ये बाइनरी ही चल रहा है अभी भी। बाइनरी में थर्ड आता है, देखो बाइनरी के अंदर ही चल रहा है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से इतना देखो। तो यहाँ पे द ऑपरेटर या फिर ओके, द ऑपरेटर which are used to check more than one condition is called लॉजिकल ऑपरेटर। तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर मतलब क्या होते हैं कि ये ऐसे ऑपरेटर होंगे जो हमें एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करने के लिए यूज़फुल रहेंगे। जैसे मान लो
कंडीशन मतलब कैसे, ये एक कंडीशन हो गई, ठीक है, ये पहला कंडीशन, और मुझे और एक कंडीशन लिखना है, मान लो कि ये दूसरा कंडीशन। तो मैं ये दोनों कंडीशन को अगर कंबाइन कर दो तो फिर न वो दोनों कंडीशन को कंबाइन करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो फिर जैसे जैसे हम इसके एग्जांपल देखेंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, पहला है लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड होता है। तो लॉजिकल एंड कौन सा है, तो यहाँ पे डबल एम्परसेंड मतलब लॉजिकल एंड होता है। ओके, तो इसको पहले हम एक काम करते हैं, पहले राइट कर लेते हैं बाकी के भी, फिर वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। दूसरा होता है लॉजिकल और। तो लॉजिकल और में 2 बार वर्टिकल बार देने हैं। तीसरा है लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट में ये एक्सक्लेमेशन का सिंबल होता है। तो ऐसे हमारे पास 3 ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो हम इसके एक एक एग्जांपल देखेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी देखो, आप कोई भी वेबसाइट पे जब जाते हो तो वहाँ पे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड देना पड़ता है लॉगिन के टाइम पे। ओके, तो अब मान लो कि मेरे पास यूज़र नेम है, यूज़र नेम, ओके, और पासवर्ड, ऐसे 2 चीज़ें हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। अब मान लो कि हमारा लॉगिन कब होना चाहिए, अगर मैंने यूज़र नेम सही डाला है, पासवर्ड गलत है, तो लॉगिन होना चाहिए क्या, तो लॉगिन नहीं होना चाहिए क्योंकि पासवर्ड गलत है। अगर मान लो कि पासवर्ड सही है लेकिन यूज़र नेम गलत है, तब भी लॉगिन नहीं होना चाहिए। लॉगिन कब होगा, जब यूज़र नेम भी सही है और पासवर्ड भी सही है। मुझे क्या चाहिए, दोनों सही चाहिए, तभी मैं लॉगिन करने दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो अब मान लो कि मेरा यूज़र नेम है एडमिन, ओके, मेरा यूज़र नेम है एडमिन और मेरा पासवर्ड है एडमिन, ठीक है। या फिर हम एक काम करते हैं, अभी स्ट्रिंग में नहीं जाते, आपको सिंपल बताता हूँ। मान लो कि मेरा यूज़र नेम है 11, ओके, और पासवर्ड है 123। तो अगर मैं यूज़र नेम में 11 इंटर करूँगा और पासवर्ड 123 इंटर करूँगा तो ही लॉगिन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन है अलग अलग, यूज़र नेम भी चेक कर रहा है और दूसरा क्या है, पासवर्ड भी चेक करना है, 2 अलग अलग कंडीशन है। तो इसको अगर मुझे कंबाइन करना है, देखो दोनों ट्रू होने चाहिए तभी हम लॉगिन देंगे ना। तो ऐसे टाइम पे हम एंड यूज़ करते हैं, एंड। तो लॉजिकल एंड कब यूज़ करना है, जब दोनों कंडीशन या फिर 2 से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब ये ऐसे नहीं कि सिर्फ 2 कंडीशन, यहाँ पे आप 1000 कंडीशन भी लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1000 के 1000 कंडीशन क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तभी आप को ट्रू रिजल्ट देगा, मतलब सक्सेस देगा, ठीक है। अदरवाइज एक भी कंडीशन अगर उसमें से गलत हो जाती है तो वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ये समझ में आ रहा है। तो देखो अभी, तो इसको क्या है, इफ़ कंडीशन में लिखते हैं, ठीक है। तो अभी मान लो कि किसी को पता नहीं है इफ़ क्या होता है क्या नहीं, तो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे, लेकिन जस्ट कंसीडर करो अभी कि इफ़, इसके अंदर हम वो कंडीशन लिखते हैं। कैसे कंडीशन लिखेंगे, इफ़ यूज़र नेम, मतलब हम यहाँ पे कंडीशन ऐसे लिखेंगे, इफ़ यूज़र नेम, अब दोनों सेम है या नहीं ये कैसे चेक करते हैं, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है ये रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में सेम है या नहीं चेक करने के लिए कौन सा, डबल इक्वल यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये नंबर से इसलिए हम डायरेक्ट डबल इक्वल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यूज़र नेम इक्वल टू 11, अगर मेरा यूज़र नेम 11 है एंड, और क्या होना चाहिए, पासवर्ड इक्वल टू 123, ठीक है। मतलब देखो यूज़र नेम 11 है और पासवर्ड अगर 123 है, तभी क्या करो, इसको लॉगिन प्रोवाइड करो, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगिन सक्सेस, ओके। तो यहाँ पे तभी क्या करना है, लॉगिन सक्सेस करना है। अगर नहीं होता है तो फिर क्या, तो इसे एल्स कंडीशन लिखना पड़ता है। मतलब एल्स मतलब क्या है कि अगर ये गलत हो जाता है, ओके, ऊपर का कंडीशन अगर गलत हो जाता है तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन फेल्ड बोल के लिख देता हूँ, ठीक है, लॉगिन फेल्ड। तो आपको देखो यहाँ पे कभी कभी ऐसा गलत ही इंटर किया तो ऐसे बताता है इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ऐसे करके मैसेज बताता है इनवैलिड, तो वो एल्स कंडीशन में लिखा जाता है, क्या है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो अब समझ के लो इसको, मान लो कि मैंने यूज़र नेम इंटर किया है 10, पासवर्ड है 123। अब ये क्या करेगा, आएगा देखेगा कि यूज़र नेम में कितना वैल्यू है, 10,
और पासवर्ड क्या है 123। तो ये क्या करेगा, पहला कंडीशन ये चेक करेगा कि 10 और 11 सेम है क्या, तो नहीं है। तो नहीं है तो इमीडिएटली एल्स में आ जाएगा, सेकंड वाला चेक नहीं करेगा क्योंकि पहला ही गलत हो गया तो सेकंड में जाएगा नहीं, क्योंकि ये एंड कंडीशन है। एंड कंडीशन में क्या चाहिए, सारे ट्रू चाहिए, मतलब पहला अगर ट्रू होता है तभी वो सेकंड चेक करने के लिए जाता है, क्योंकि सारे ट्रू होने चाहिए उसमें। तो पहला ही गलत होगा तो दूसरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो एल्स में आ जाएगा, बोलेगा कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है। अब मान लो कि हम क्या करते हैं, इसका यूज़र नेम भी सही रखते और पासवर्ड भी सही रखते, तो यूज़र नेम का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे चेक करेगा वो 11 इक्वल टू 11, तो ये सही है, ट्रू है, तो ही दूसरा चेक करने जाएगा। पासवर्ड कितना आया है, इंटर किया है 123, तो यहाँ पे चेक करेगा कि 123 इक्वल टू 123 है क्या, तो करेक्ट है। जब दोनों वैल्यू करेक्ट है तभी ये लॉगिन सक्सेस बताएगा। मतलब एंड कंडीशन कब वर्क करता है, जब सारे कंडीशन ट्रू होते हैं तभी ये सक्सेस बताता है, मतलब ट्रू रिटर्न करता है। मतलब यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, देखो एंड वाला इतना वर्क कैसे करता है। अगर आपने इतना कभी मैथ्स में इसको पढ़ा होगा तो ऐसे इतना टेबल होता था, ट्रू 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 बताता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स बताता है, तो ये वो वाला टेबल फॉलो करता है। मतलब अभी कैसे होगा बताता हूँ, देखो ये 11 इक्वल टू 11 क्या आया था, हमारा आंसर ट्रू आया था, तो ये ऐसे ट्रू लेता है। यहाँ पे पासवर्ड 123 इक्वल टू 123 आया था, यहाँ पे भी क्या लेता है, ट्रू लेता है। तो ट्रू 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 हो जाता है। मतलब ये एंड में क्या होता है, दोनों अगर ट्रू होंगे, मतलब सारे अगर ट्रू होंगे तो ये ट्रू रिटर्न करता है। और ये इफ में अगर ट्रू है तो यहाँ का कोड एग्जीक्यूट होता है, इसके कर्ली ब्रैकेट में का। अगर फॉल्स है तो एल्स में का कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ऐसे ये कंडीशन होते हैं। ठीक है। तो इसमें याद रखो ये लॉजिकल एंड क्यों यूज़ करते हैं, एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करने के लिए। तो यहाँ पे इतना क्या है, ये एक कंडीशन हो गई, ये दूसरी हो गई, आप कितने भी इतना चेक कर सकते हो। हाँ, अब मान लो कि मुझे तीसरा भी इसमें चेक करना है, तो जैसे कि मैं तीसरा इतना ले लेता हूँ स्टेटस। ठीक है। तो स्टेटस यहाँ पे इतना कुछ तो भी इंटर किया है समझो, तो यहाँ पे मैं इतना क्या करता हूँ, स्टेटस मान लो कि 1 और 0 हम कंसिडर करेंगे। 1 होगा तो यूज़र एक्टिव है, अगर 0 होगा तो यूज़र डीएक्टिव है। 0 मतलब डीएक्टिव, मतलब ऐसे मान लो कि यूज़र ने अकाउंट डिलीट कर दिया या फिर बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, मतलब वो यूज़ में नहीं है अकाउंट, ऐसे कुछ। ओके, एक्टिव डीएक्टिव ऐसे हम कंसिडर कर रहे हैं उसे। तो फिर इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, तो न देखो हम और एक कंडीशन लिखना चाहते हैं और वो कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए। तो फिर हमने यहाँ पे लिखा, अगर स्टेटस का वैल्यू 1 होता है तो ही लॉगिन देना है। ठीक है, अगर 1 नहीं है तो लॉगिन नहीं देना है। अगर मान लो कि इसका स्टेटस 0 आ गया, यूज़र ने पासवर्ड सही है लेकिन स्टेटस 0 है, तब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको एल्स पार्ट में जाने देंगे और यहाँ पे इसकी जगह पे इतना दूसरा और कोई मैसेज इतना बता देंगे। ठीक है, कि इतना यूज़र अकाउंट डीएक्टिवेट है या फिर और दूसरा कोई मैसेज हम प्रॉपर बता सकते हैं। तो फिर इस तरीके से आप एक से ज़्यादा कितने भी कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन एंड कब यूज़ करना है, जब आपको सारे के सारे कंडीशन ट्रू चाहिए। तो देखो लॉगिन के लिए मुझे ये सारे कंडीशन ट्रू होना चाहिए कि यूज़र नेम भी सही होना चाहिए, पासवर्ड भी सही होना चाहिए और वो एक्टिव भी होना चाहिए यूज़र, तभी मैं उसको लॉगिन दूंगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आप लॉजिकल एंड यूज़ करोगे। ये समझ में आया। ठीक है, लॉजिकल एंड कब यूज़ करना है, जब हमें सारे के सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए तभी हम उसको यूज़ करेंगे। जैसे यूज़र ने पासवर्ड का मैंने बताया, और ऐसे नहीं कि आप सिर्फ 2 ही कंडीशन लिख सकते हो, कितने भी कंडीशन उसको अटैच कर सकते हो। अभी और एक कंडीशन अटैच करना है तो यहाँ पे और एंड लगा के आप और भी कंडीशन लिख सकते हो। ऐसे कितने भी कंडीशन आएंगे, लिमिट नहीं है उसे। ओके, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, तो उसके लिए इतना देखो अभी हम इतना क्या करेंगे, मान लो कि उसको थोड़ा डेफिनेशन वाइज भी देखने की कोशिश करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। अब इसमें लेकिन एक बात समझ में आ रही है लॉजिकल ऑपरेटर में, कि हमारे सारे के सारे इतना कंडीशन क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये लॉजिकल एंड यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ओके। इसमें अलग अलग ऑपरेटर हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकल एंड के बारे में बात कर रहे हैं अभी। लॉजिकल एंड में 2 बार एम्परसेंड लिखना है, एक से ज़्यादा कंडीशन हम चेक कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे कंडीशन क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए,
तभी हम उसको यूज़ करेंगे। मतलब ऐसे मान लो कि अगर सारे कंडीशन ट्रू होते हैं तभी हम, मतलब ट्रू चाहिए तभी हम लॉजिकल एंड यूज़ करेंगे। ओके, तो देखो अभी ऊपर हमने लॉजिकल ऑपरेटर लिखा कि मोर देन वन कंडीशन चेक करने के लिए यूज़ होता है। अब सिर्फ एंड के बारे में लिखता हूँ। लॉजिकल एंड रिटर्न्स ट्रू। ठीक है, लॉजिकल एंड क्या करता है, ट्रू रिटर्न करता है। कब, इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू, मतलब सभी कंडीशन अगर ट्रू होंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। ओके, नहीं तो वो एक भी अगर गलत हो जाती है फॉल्स रिटर्न करेगा। सारे के सारे कंडीशन ट्रू होंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। अभी इसमें जैसे देखो तीनों कंडीशन अगर ट्रू होंगे तो ही ट्रू रिटर्न होगा, एक भी अगर गलत होगा, जैसे स्टेटस 0 दिया है तो वो 1 के साथ मैच नहीं होगा तो ये लॉगिन नहीं होगा, ये डायरेक्टली एल्स पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, सारे के सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए मान लो कि ये एग्जाम्पल के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके जब हम यही एग्जाम्पल देखेंगे रियल टाइम तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल डेफिनेशन वाइज याद रखो। ठीक है, दूसरा क्या है, लॉजिकल एंड, सॉरी लॉजिकल और। अब लॉजिकल और में कैसे होता है, देखो लॉजिकल और मतलब 2 बार वर्टिकल बार देना है। रिटर्न्स ट्रू इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू। ओके, कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती है, मतलब 10 कंडीशन लिखे 10 के 10 फेल हो गए, तभी ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स फॉल्स। मतलब 10 के 10 कंडीशन अगर फॉल्स हो गए तो ही फॉल्स रिटर्न करेगा। 10 में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। समझ में आ रहा है, मतलब हम मल्टीपल कंडीशन लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर से, मल्टीपल में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो इसके लिए अगर एग्जांपल बोला जाए तो मान लो कि हम क्या करते हैं, जैसे ये अल्फ़ाबेट, मतलब एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, अब मान लो कि हमारे ओके जीमेल का एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब थोड़ा आपको अंडरस्टैंड हो जाए इस तरीके से। तो देखो जीमेल का कभी कभी आप क्या करते हो कि पासवर्ड भूल जाते हो। ठीक है, तो पासवर्ड भूल जाते हो तो फिर ये आपको लॉगिन करने के लिए अलग अलग ऑप्शन देते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर पे कुछ OTP भेज देंगे, वो इंटर करो, या फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन होंगे तो सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करो, तो मतलब उसके आंसर देने पड़ते हैं। ओके, या फिर कॉल करेंगे, आप जो नंबर इंटर करोगे, एक तो मतलब मैसेज सेंड करेंगे मोबाइल पे या फिर कॉल करेंगे, ऐसे 2 कंडीशन हम कंसिडर करते हैं, या फिर ईमेल कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इतना चलो 3 कंडीशन ये कंसिडर करते हैं कि ईमेल पे कोड भेजेंगे, मैसेज भेजेंगे या फिर कॉल करेंगे। तो फिर हम यहाँ पे कैसे इतना कंडीशन इतना लिखते हैं, मान लो कि ईमेल यहाँ पे इतना मैसेज, ओके शॉर्ट में लिखता हूँ, या फिर कॉल। तो इसमें से कोई भी एक मान लो कि आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको चॉइस दे रहा है कि ये तीनों में से कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, आप दूसरा नहीं सेलेक्ट कर सकते। ठीक है, मान लो कि और एक यहाँ पे आपको ऐसे ऑप्शन दिया है कि इसमें से कुछ तो भी एक सेलेक्ट करना ही है। ठीक है, तो आप इसको कैसे इतना चेक कर सकते हो कि आपको OTP मान लो कि ईमेल पे मिला है, तो यहाँ पे ईमेल 1, यहाँ पे 2 और ये 3 ऐसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ईमेल पे अगर आता है 1, ये ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, समझ में इतना शायद नहीं आएगा आपको।
ये क्या ना काम करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं सिंपल। देखो क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स में ना क्या है कि हमारे पास 26 कैरेक्टर है ABCD में। तो उसमें से जो है ये 5 है AEIOU, ओके। तो ये 5 जो है हमारे पास मान लो कि कुछ बाकी के कॉन्स्टेंट्स थे, ओके, ये वॉयल्स है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि यूज़र से हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि उसको कोई भी एक कैरेक्टर इंटर करो, ए से लेके जेड में से कोई भी एक कैरेक्टर इंटर करो, तो वो कुछ भी इंटर करेगा। तो हमें फाइंड करना है कि उसने जो कैरेक्टर इंटर किया है वो कैरेक्टर जो है ये पांचों में से एक है, मतलब वो कैरेक्टर ओएल्स है या नहीं, चेक करना है। तो फिर कैसे न चेक करेंगे हम, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि कैरेक्टर है, ठीक है। तो वो उसके लिए हमें एक वेरिएबल देना पड़ेगा उसको, तो हम उसको क्या करते हैं, वेरिएबल के लिए वैल बोल के लिखते हैं या फिर CH लिखते हैं, ठीक है। मतलब इसमें वो यूज़र इंटर करेगा वो CH में आएगा। तो हम CH में जो आएगा वैल्यू, तो मान लो कि ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल कैर CH, ओके, कैर CH इज इक्वल टू, अब इसमें कोई भी एक कैरेक्टर रहेगा, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे लिखा है R, ओके, कोई भी एक कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे अगर CH में जो वैल्यू है वो इक्वल टू यहाँ पे A है क्या। देखो सिंगल कोट में क्यों लिखा है, मैंने पहले भी बताया था कि कैरेक्टर जो है वो सिंगल कोट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले चेक कर रहा हूँ कि CH में जो वैल्यू है वो A है क्या। अगर A होगा तो ये क्या करेगा, ये इफ पार्ट में आएगा, बोलेगा कि हाँ ये कैरेक्टर वोवेल है, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं है तो फिर एल्स में आएगा और बोलेगा नॉट वोवेल। तो ये एक ही कैरेक्टर लिखा है इसलिए ऐसे इतना लिख रहा हूँ मैं, ओके। अगर मान लो कि ये गलत हो गया कि वो कैरेक्टर A नहीं है, तो ये दूसरा अगर कंडीशन लिखा है वहाँ पे तो उसे भी चेक करेगा। मतलब पहला अगर फॉल्स होता है तो दूसरा चेक होता है, लेकिन एंड में वैसा नहीं होगा, पहला फॉल्स होते ही वो एल्स में चला आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारे ट्रू चाहिए और यहाँ पे कोई भी एक भी ट्रू हुआ तो चलता है। तो यूज़र क्या है, एक ही कैरेक्टर इंटर कर सकता है ना, तो वो एक तो ए के साथ मैच होगा, ए के साथ अगर मैच नहीं होता है तो ई के साथ हो सकता है, अगर ई के साथ मैच होगा तो इमीडिएटली इफ में आ जाएगा। अगर ई के साथ मैच नहीं होता है तो चेक करता है कि तीसरा कंडीशन है क्या। तो मान लो कि तीसरा भी कंडीशन है, तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि ये वैल्यू आई है क्या CH में की, ओके। मतलब ये देखो इसके साथ हम चेक कर रहे हैं CH के साथ कि CH में जो वैल्यू है वो A है क्या। A होगा तो वो बोलेगा कि हाँ, मतलब इफ ब्लॉक में आ जाएगा, बोलेगा कि हाँ ये वोवेल है, नहीं तो E है क्या प्रिंट करेगा, या फिर ई नहीं होगा आई है क्या प्रिंट करेगा। मतलब जब तक उसको ट्रू नहीं मिलता है वो आगे चेक करते जाता है लास्ट कंडीशन तक, ओके। तो यहाँ पे फिर से चेक करेगा कि वो वैल्यू ओ है क्या, चेक करेगा, अगर वो ओ मिला तो ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे ई ब्लॉक में आ जाएगा वो। अगर नहीं हुआ तो और भी चेक करता है कंडीशन है क्या। तो यहाँ पे लास्ट कंडीशन में मान लो कि यू है, तो अगर वो वैल्यू यू होगा तो यहाँ पे आके प्रिंट करेगी कि वो कैरेक्टर वोवेल है, अदरवाइज नॉट। अब सारे कंडीशन खत्म हो गए, फिर भी मान लो कि वो कहीं पे भी मैच नहीं हो रहा है, जैसे कि ये आर है, आर इक्वल टू ए होता है क्या, नहीं, आर इक्वल टू ई नहीं, आई से भी मैच नहीं होगा, ओ से भी मैच नहीं होगा, यू से भी नहीं होगा, सारे कंडीशन खत्म हो गए, किसी से भी मैच नहीं होगा। तो जब किसी से भी मैच नहीं होता है तो एल्स पार्ट में आएगा, बोलेगा कि जो कैरेक्टर यूजर ने इंटर किया है वो कैरेक्टर वोवेल नहीं है, ठीक है। तो ये अगर मान लो कि ये आई इंटर किया इसने, तो आई इंटर किया तो पहला कंडीशन ट्रू हुआ क्या, नहीं, फिर दूसरा चेक करने जाएगा, दूसरा हुआ क्या ट्रू, नहीं, फिर तीसरा चेक करेगा, तीसरा कंडीशन ट्रू हुआ क्या, यस, तो फिर वो यहाँ पे इफ में आएगा, आगे के दो कंडीशन चेक नहीं करेगा क्योंकि उसको जो चाहिए था वो मिल गया। मतलब इसमें से कोई भी एक के साथ अगर मैच होना है और वो और अगर मतलब क्या है कि 5 कंडीशन है हमारे पास, 5 में से एक के साथ भी अगर मैच होता है तो हम उसको क्या करेंगे, आउटपुट बता देंगे सक्सेस वाला, मतलब वो कैरेक्टर वोवेल है या नहीं वो बता देंगे, ओके। अगर सारे कंडीशन गलत है तो फिर एल्स पार्ट में आएगा। ये समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन अगर चेक करने हैं कि मान लो कि मल्टीपल कंडीशन में से कोई एक चॉइस देना है उसको, कि कोई एक भी अगर करेक्ट होता है तो हम ट्रू बता देंगे, ओके। तो ऐसा अगर कुछ करना है तो फिर आप ये लॉजिकल और यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक ओके है, ठीक है। अभी लास्ट है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट, तो नॉट के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन का सिंबल यूज करते हैं।
तो ये नॉट क्या करता है वो देखते हैं। इट कन्वर्ट्स ट्रू इनटू फॉल्स, मतलब आपका रिजल्ट अगर ट्रू होगा तो ये क्या करेगा, उसको फॉल्स करेगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब ट्रू होगा तो फॉल्स करेगा, फॉल्स होगा तो ट्रू करेगा। ठीक है, अब ध्यान से इतना समझ के लो। ठीक है, मुझे क्या करना है, ये हमने इतना चेक किया कि कैरेक्टर वोयल है या नहीं, ये चेक किया। मुझे चेक करना है कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स है या नहीं। ठीक है, तो कैरेक्टर कांस्टेंट है यानी कैसे चेक करते हैं, तो कांस्टेंट कौन से कैरेक्टर हो जाएंगे, तो ये 5 छोड़ के बाकी के सारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, मतलब कौन से हो गए, बी है, सी है, डी, एफ, जे, के, एल, एम। ठीक है, मतलब देखो कितने सारे कैरेक्टर्स के साथ चेक करना पड़ेगा, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखो इतने सारे कैरेक्टर के साथ आपको मैच करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इतना सारा कंडीशन लिखना पड़ेगा, तो कितना बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा इसका यूज़ करो लॉजिकल नॉट का, तो ये प्रोग्राम इसके लिए बना सकते हो डायरेक्टली। कैसे बनाएंगे, तो देखो 26 कैरेक्टर्स हैं, 26 में से 5 कैरेक्टर ये है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि ये 5 छोड़ के, ओके, मतलब ये पांचों को छोड़ के बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स है, ऐसे अगर बोल दूँ तो फिर क्या हो जाएगा कि ये 5 कंडीशन लिखना पड़ेगा और हम इसको ही नॉट कर देंगे, मतलब उल्टा रिजल्ट कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखो ये सबको मैं एक ब्रैकेट में लेता हूँ। ओके, ध्यान से देखो कितना आसान काम हो जाता है, ये सबको एक ब्रैकेट में लेता हूँ, मतलब इस ब्रैकेट का पूरा एक रिजल्ट, एक तो ट्रू या फिर फॉल्स, दोनों में से एक ही मिलेगा, तो मैं इसको ही नॉट लगा देता हूँ, मतलब उसका रिजल्ट ये क्या करता है, अपोजिट करता है। जैसे कि लॉजिकल नॉट क्या करता है, इट कन्वर्ट्स ट्रू इनटू फॉल्स एंड वाइस वर्सा, और फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो अब ध्यान से देखो, अगर मुझे क्या चेक करना है, कॉन्स्टेंट्स है या नहीं चेक करना है, अभी वॉल्स नहीं चेक करना है। तो यूजर ने आई इंटर किया, तो आई इंटर किया तो ये अंदर आएगा, ये क्या करेगा, बोलेगा कि आई मैच नहीं हुआ, फॉल्स। यहाँ पे ये भी इतना फॉल्स, लेकिन यहाँ पे मैच होगा ट्रू। तो जैसे मैंने बोला कि कोई एक भी अगर मैच हो जाता है और में, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब यहाँ पे टोटल आंसर आएगा आपका ट्रू। ठीक है, अब ये ट्रू को क्या करता है, फॉल्स कर देता है। जैसे मैं बोला ये ट्रू को क्या करेगा, फॉल्स करेगा, क्योंकि नॉट है ना, और वो स्टार्टिंग में ही लगाना पड़ता है ना नॉट, तो ये ट्रू को क्या करेगा, फॉल्स करेगा। तो फॉल्स करेगा तो कहाँ पे आएगा, एल्स में आएगा। तो एल्स में हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि ये जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर नॉट लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, या फिर यहाँ पे ओएल है, ऐसे कर देंगे इसको, मतलब आंसर ऐसे लिखेंगे, आपको अंडरस्टैंड होगा। देखो तो हम यहाँ पे नॉट लगा रहे हैं ना, तो नॉट ओएल मतलब कॉन्स्टेंट्स हो गया, तो ये ट्रू को क्या करेगा, नॉट लगाया तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स करेगा तो फिर ये फॉल्स मतलब एल्स में आता है, तो बोलेगा कि ये ओएल है। ठीक है, अभी इसको ही अगर मान लो कि हम ओके एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मान लो कि इसको ही हम क्या करते हैं, रिजल्ट को यहाँ पे इंटर करते हैं y। ठीक है, अब क्या करेगा, ये चेक करेगा कि y इक्वल टू ए है क्या, गलत हो गया, y इक्वल टू ये होता है क्या, गलत, i से भी मैच नहीं होगा, o से भी नहीं होगा, u से भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा कि किसी से भी मैच नहीं होता है, तो और क्या करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। तो ये नॉट फॉल्स मतलब क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू मतलब कहाँ का एग्जीक्यूट होगा, इफ ब्लॉक में का। तो यहाँ पे बोलेगा कि ये y कॉन्स्टेंट्स है, मतलब देखो आपको यहाँ पे 21 कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं, आप यही 5 कंडीशन से क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो कांस्टेंट है या नहीं। ओके, मतलब ऐसे क्या है कि कोडिंग में ऐसे भी फैसिलिटी दिए है कि आप निगेटिव करके रिजल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये लॉजिकल नॉट क्या होता है कि अपोजिट करने के लिए यूज़ होता है, मतलब ट्रू होगा तो फॉल्स करेगा, फॉल्स होगा तो ट्रू करेगा। ओके, तो ये थे
लॉजिकल ऑपरेटर। तो ये तीनों ऑपरेटर अभी हम आगे भी एग्जांपल के साथ देखेंगे, जिसमें आपको और भी अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो फिर कमेंट सेक्शन में ऐड कर लेना। तो देखो ये क्या थे, बाइनरी ऑपरेटर्स थे, यहाँ से स्टार्ट हुए थे बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड पे इतना काम करेंगे, उसमें से अरिथमेटिक ऑपरेटर देगा, रिलेशनल ऑपरेटर देगा और लॉजिकल ऑपरेटर देगा। ठीक है, ये एग्जांपल को ऐसे ही रखेंगे। अब ध्यान से देखो, अब आता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, तो टर्नरी ऑपरेटर कौन से होते हैं, तो जो तीन ऑपरेंड पे काम करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, द ऑपरेटर विच परफॉर्म्स operation on three operands is called ternary operator। ठीक है, जो तीन ऑपरेंड पे काम करेंगे उसको हम टर्नरी ऑपरेटर बोलेंगे। तो टर्नरी ऑपरेटर एक ही है। ठीक है, कौन सा है वो बताता हूँ। तो उसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर बोल के भी बोलते हैं उसे। तो कंडीशनल ऑपरेटर ही ऐसा ऑपरेटर है जो टर्नरी है। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क और कोलन ऐसे दो सिंबल होते हैं। मतलब ऑपरेटर एक ही है लेकिन एक ऑपरेटर में ही दो सिंबल्स है। तो इसका यूज कैसे करते हैं वो बताता हूँ, वो देखो हाँ ध्यान से। मान लो कि मेरे पास x एक वैल्यू है, ठीक है, x एक वैल्यू है 10, y एक वैल्यू है 5। मुझे ये दोनों में से क्या चाहिए, ग्रेटर वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ, बोलता हूँ कि ग्रेटर नंबर। ओके, ग्रेटर नंबर बोल के हमने वेरिएबल बनाएंगे। तो मुझे ग्रेटर नंबर इसके अंदर चाहिए इस वेरिएबल में। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। सिंपल देखो, एक ही लाइन में अगर कंडीशन चेक करना है आपको और उसके बेसिस पे कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो आप ये टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। तो कैसे चेक करेंगे, तो हम वो रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे बोलेंगे कि x ग्रेटर देन अगर y है, मतलब x ये y से अगर बड़ा है, ठीक है, तो इसका पहला सिंबल यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क। मतलब कंडीशन लिखना है, पहले कंडीशन लिखते ही क्वेश्चन मार्क दो। और अगर कंडीशन सही होती है तो कौन सा वैल्यू रिटर्न करना है, मतलब अगर x ये y से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें बड़ा वैल्यू इसमें चाहिए, ग्रेटर नंबर चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि x का वैल्यू बड़ा नहीं है, कंडीशन गलत हो जाती है, तो हम दूसरा सिंबल यूज़ करेंगे इसका कोलन। ओके, और दूसरा वैल्यू अगर x बड़ा नहीं है तो दूसरा कौन बड़ा रहेगा, y, तो y रिटर्न कर देंगे। तो ये देखो, ये हमने कितने ऑपरेंड पे काम किया है, एक तो ये रहा जिसमें कंडीशन लिखा है, मतलब ये दो दिखाई दे रहे हैं अंदर, लेकिन इसका आंसर एक तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा, मतलब वो एक ही ऑपरेंड है। एक तो ट्रू आएगा फिर फॉल्स आएगा, तो ये एक होगा, ये दूसरा x और तीसरा y। तो ऐसे तीन इस पे एट ए टाइम काम करता है, इसलिए इसको टर्नरी बोलते हैं। ओके, तो ध्यान से देखो अभी। हाँ, x मतलब क्या हो गया, 10 हो गया। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, वैल्यू के साथ आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ही हम लिखते हैं। तो ध्यान से देखो, x मतलब कितना है 10, y मतलब कितना है 5। तो अब ये चेक करेगा 10 ये 5 से बड़ा है क्या, है। तो फिर यहाँ पे हमने x लिखा, मतलब क्या रिटर्न होगा, 10 रिटर्न हो जाएगा, मतलब बड़ा वैल्यू रिटर्न होगा। ठीक है, और मान लो कि अगर y का वैल्यू 50 है, मतलब 50 है, तो अब ये क्या चेक करेगा कि 10 ग्रेटर देन 50 है क्या, नहीं, गलत होगा। गलत होगा है तो हमने क्या बोला कि y का वैल्यू रिटर्न करो, मतलब 50 रिटर्न करेगा। तो ये 50 वैल्यू इसमें जाके स्टोर होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, उसका वैल्यू स्टोर कर देता है। मतलब कंडीशन के बेसिस पे ये जब पूरा कैलकुलेट होता है तो यहाँ पे एक तो 10 या फिर 5 दोनों में से जो भी आएगा वो उसको असाइन कर देगा। यहाँ तक अंडरस्टैंड हो रहा है। तो ये हम ऐसे टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा वैल्यू वहाँ पे चाहिए कंडीशन बेसिस पे। ओके, तो ये एट ए टाइम तीन तीन ऑपरेंड पे काम करता है, इसके लिए इसको टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये इतने ही है, तो ये ऑपरेटर याद रखो। कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ऐड कर देना। ओके, तो अब एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो।
मैंने बोला कि ये प्लस माइनस ये सारे क्या है, बाइनरी ऑपरेटर है, करेक्ट। अगर मान लो कि मेरे पास ऐसा वैल्यू है इंट x इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे मान लो कि y और z ऐसे भी वेरिएबल है मेरे पास तीन, x y और z। ध्यान से देखो अभी। अब मुझे चाहिए इनका एडिशन, तो मैंने ऐड नाम का एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई, ओके, प्लस z। तो अब मुझे बताओ कि ये प्लस बाइनरी है या टर्नरी है, क्योंकि देखो तीन ऑपरेंड पे काम कर रहा है, तो बाइनरी है या टर्नरी है। मैंने आपको पहले बताया कि ये बाइनरी है, लेकिन अभी देखो ये तीन तीन ऑपरेंड पे काम कर रहा है, तो फिर बाइनरी होगा या टर्नरी होगा। ठीक है, देखो अगर आपका आंसर है कि ये टर्नरी ऑपरेटर है तो ये आपका आंसर गलत है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो ध्यान से देखो। जब भी ये कैलकुलेशन करने जाएगा तो सबसे पहले इन दोनों का कैलकुलेशन होगा, मतलब यहाँ पे 1+2 इनका कैलकुलेशन होके आपको रिजल्ट मिलेगा पहले। तो 1+2 में कितना हो जाएगा 3, फिर बचा कौन, z। फिर से ये कितने हो गए, दो ही हो गए, तो ये 3 और z का वैल्यू भी 3, 3+3 कितना हो गया 6। मतलब ऐसे आंसर देता है, पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपको मिल जाएगा, फिर बाद में उसके आगे का और एक ऑपरेंड अटैच होकर ये दोनों पे कैलकुलेशन करेगा, और भी आगे होगा तो फिर उसके बाद में और एक अटैच करेगा, तो ऐसे दो 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 करके वो सबका कैलकुलेशन करता है, ठीक है। तो इसमें इसमें आप कितने भी यहाँ पे वेरिएबल्स अटैच करो, इसको ऑपरेंड अटैच करो, लेकिन ये बाइनरी ही है, ओके, टर्नरी नहीं है। तो ये एक अंडरस्टैंड कर लो, हाँ? मतलब कुछ अगर इसमें भी डाउट होगा तो ऐड कर देना कमेंट सेशन में, ओके। थैंक यू।